दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के सॉल्यूशन को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर जो डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज भी हम इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, और यह क्लास आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और आज के क्वेश्चन होंगे जो हमारे, वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है, वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप एक साथ में देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और जहाँ भी भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनते हैं तो उस हर एग्ज़ाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ए 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? 4 ऑप्शन लिए गए हैं। ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी विधि आयोग। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जिसमें निहित है वह हो जाएगा बी संसद को। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या उस समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त 33 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या ए 20, बी 25, सी 30, डी 31। तो यहाँ पर जैसा कि पिछले ऑप्शन में हमने बताया था कि वर्तमान में 33 + 1 होनी चाहिए, यही होगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। ई वाला अगर ऑप्शन हम जोड़े तो यहाँ पर हम कर देंगे 34।
तो इसका राइट आंसर ई वाला होगा, लेकिन इन चारों में से कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का भी उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल 8 थी। अनुच्छेद 124 के प्रावधान के तहत संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 के द्वारा इस संख्या को 11 कर दिया तथा फिर इसे 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित कर दिया गया। 2008 के अधिनियम के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 30 रखने का प्रावधान किया गया। ध्यातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 यानी कि 33+1 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिया गया सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? ए 7, बी 9, सी 11, डी 25। तो यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने होंगे? 33। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कोई नहीं है, यह हम अलग से अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। ई वाला ऑप्शन मान करके यह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में, तो यह पिछला क्वेश्चन है, अब यह नहीं पूछा जाएगा, इस कारण हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि वर्तमान में सिर्फ पूछा जाएगा। तो वर्तमान में हमारी 34 है, 34 जो 33+1 करके है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 20, बी 10, सी 8, डी 25। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 10 साल का कम से कम एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय का। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। व्याख्या दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए देखते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। या नंबर 3, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। नंबर 4, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विद्वता हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक में से अधिक। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बी राष्ट्रपति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए
तो हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि वारंट द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए, राष्ट्रपति को, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ए, मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, सी, राष्ट्रपति द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश करने पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? सीबीआई की जांच, बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी, भारत की बार बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर, डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल कितना होता है? ए, 62 वर्ष, बी, 63 वर्ष, सी, 64 वर्ष, डी, 65 वर्ष। चारों ऑप्शनों में से मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है कितनी आयु तक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 65 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन, जैसा कि पिछला क्वेश्चन अभी हमने देखा, सी वाला राइट आंसर होगा 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है? ए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी, विधि आयोग द्वारा, सी, संसद द्वारा, डी, मंत्रिपरिषद द्वारा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी, केवल उच्च न्यायालय में, सी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, किसी भी न्यायालय में नहीं। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं में वकालत कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी, प्रधानमंत्री, सी, राष्ट्रपति, डी, विधि मंत्री। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम।
अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए. भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी. राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश। सी. राष्ट्रपति। डी. भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा हमारा सी. राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ए. राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर। बी. लोकसभा की सलाह पर। सी. प्रधानमंत्री की सलाह पर। डी. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ में। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, की जाती है। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह यानी सर्वोच्च न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श यानी कि लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद पुनः वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ए. 1993, बी. 1996, सी. 2000, डी. सन 2004। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ए. 1993। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या कितनी है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी. 4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? ए. संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग। बी. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। सी. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। डी. विधि आयोग का प्रतिवेदन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला क्वेश्चन है या इसकी व्याख्या देखेंगे हम पहले। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतर या उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब ए. कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं। बी. स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता। सी. न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है। डी. न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर ये देखें तो हो जाएगा हमारा डी। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ए. सर्वोच्च न्यायालय में। बी. उच्च न्यायालय में। सी. जनपद तथा सत्र न्यायालय में। डी. उपरोक्त सभी में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. सर्वोच्च न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए. 10। बी. 9। सी. 7। डी. 5। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा डी. 5। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्वचन के बारे में निम्नलिखित में से सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए. 5। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। ए. परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत। बी. अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत। सी. मूल अधिकारिता के अंतर्गत। डी. रिट अधिकारिता के अंतर्गत। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी. मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए. इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। बी. वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अन्य क्षेत्राधिकार रखता है। सी. यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। डी. इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए. इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अन्य विकल्प सही है। व्याख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि अदालतों की सुनवाई कर सकता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ये वाला ऑप्शन देखते हैं, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सी, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंड करने की शक्ति है। डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम, अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य एक ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सेकंड, ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि इसके अतिरिक्त निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। ए, केवल उच्च न्यायालय को। बी, केवल उच्चतम न्यायालय को। सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। डी, जनपद न्यायालयों को। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। बी, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें। सी, संसद के अनुमोदन से। डी, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर होगा हमारा ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ए, गोलकनाथ मामला। बी, ए.के. गोपालन। सी, केशवानंद भारती। डी, मेनका गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा सी, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत या प्रतिपादित किया था। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 को संविधान की मूल संरचना या ढांचे
सांचे ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ए संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों के मत, डी संसदीय कानून। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी न्यायिक व्याख्या। व्याख्या देखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के बाद में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ए गोलकनाथ केस में, बी मिनर्वा मिल्स केस में, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में, डी टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए गोलकनाथ केस में। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे वह उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। अगला है वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसमें हमको त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानना है, तो देखते हैं कौन सा होगा। पहला दिया गया है इंदिरा साहनीवाद यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत यानी कि क्रीमी लेयर, तो बिल्कुल सही है। अगला दिया है बी ऑप्शन विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, तो यह भी सही है। अगला दिया है ऑप्शन मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19, 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, तो यह भी राइट आंसर है। अगला दिया है हमारा डी ऑप्शन बेला बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, तो यही गलत था हमारा। तो गलत त्रुटिपूर्ण की पहचान करनी थी, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो गलत है पहला ही। अगला यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी गलत है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी दिया गया है यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं,
चारों ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। व्याख्या देखते हैं यहाँ पर इसकी हम। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, संविधान के निर्वाचन के मामले अनुच्छेद 132 में। नंबर 2, सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हों या नहीं हों, अनुच्छेद 133 में दिया गया है। अगला दिया गया है आपराधिक यानी कि दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हों या नहीं, अनुच्छेद 124 है। चौथा दिया गया है विशेष इजाज़त से अपील, अनुच्छेद 136। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ए 138, बी 140, सी 142, डी अनुच्छेद 146। इस चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 142। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 139, डी अनुच्छेद 138। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, अनुच्छेद 137। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपके किस एग्ज़ाम के लिए सहायता या हेल्प कर सकती है। और यदि क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करने के बाद में क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो। और साथ में और पिछली क्लासों को यदि आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, वहाँ पर इन सभी क्लासों को आप एक ही साथ में देख सकते हैं। धन्यवाद।